नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग के साथ जो जुड़ी है देश की सियासत से। बड़ी खबर यह है कि एक साथ आ सकता है गांधी परिवार। राहुल और वरुण गांधी आ सकते हैं साथ। दोनों ही में एक सियासी खिचड़ी पक रही है। 6 से 7 महीने के अंदर दोनों आ सकते हैं साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ दिन पहले प्रियंका से वरुण गांधी की मुलाकात हुई थी और माना जा रहा है कि 6 से 7 महीने में यह बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जब मेनका सोनिया परिवार साथ आएगा, यानी कि राहुल गांधी और वरुण गांधी साथ साथ नजर आएंगे। और इसके साथ ही खबर यह भी है कि वरुण को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, अगर ऐसा होता है जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं तो ये बड़ा डेवलपमेंट गांधी परिवार के परिप्रेक्ष्य से भी देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ वरुण गांधी के लिहाज से भी जो अब तक बीजेपी में थे, मुमकिन है कांग्रेस में साथ आ जाए बड़ी जिम्मेदारी के साथ। पूर्णिमा, जिस तरह से खबरें आई हैं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश की सियासत के लिए और खास करके यूपी के लिए बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जुलाई और से अगस्त के बीच में राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी आ सकते हैं और ये प्रमुख भूमिका जो निभा रही हैं वो प्रियंका गांधी रही हैं। वरुण के गांधी के करीबी भी रही हैं, लगातार उनसे संपर्क में रही हैं, लेकिन पिछले दिनों जो उनकी बैठक हुई थी वो साफ तौर पर इंगित कर रही है कि वरुण ने अब मन बना लिया है, क्योंकि उनको खबरें हैं कि पीलीभीत से बीजेपी अन्य चेहरों को तलाशने में लगी हुई है। साफ तौर पर है कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिसकी संभावना इस समय ज्यादा दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि जुलाई और अगस्त के बीच में वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा उनको कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि यूपी प्रभारी उनको बनाया जाएगा और कांग्रेस को वहां पर कैसे उठाना है उस पर उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अमेठी से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं और पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था स्मृति ईरानी के खिलाफ। वायनाड से वो सांसद बने थे। तो साफ तौर पर है कि अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसकी संभावना इस बार ज्यादा दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से कैसे लगेगी, क्योंकि दो चीजें हमने बीते वक्त में देखी होते हुए देखी और क्योंकि कनेक्टिंग द डॉट से तस्वीर और ज्यादा क्लियर होती है। एक बड़ी बात हमने ये देखा कि वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटा दिया। उन्होंने सीधे सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखकर छोड़ दिया है। बीजेपी का जिक्र भी उनके ट्विटर हैंडल में नहीं है। दूसरी तरफ इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी की मौजूदगी हो सकती है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अभी तक कोई फैसला वरुण ने नहीं लिया है। इस समय वो देश से बाहर हैं, ऐसी खबरें हैं। साफ तौर पर है कि उस पर वो फैसला लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से पिछले दिनों यूपी सरकार पर आक्रामक रहे हैं, देश की नीतियों के खिलाफ वरुण बोलते रहे हैं, जो उनके करीबी लोग हैं बता रहे हैं कि ये माना जा रहा है कि जल्द ही वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ आएंगे। और क्योंकि प्रियंका गांधी करीबी भूमिका निभा रही हैं, मेनका गांधी पर थोड़ा सा सस्पेंस है क्योंकि उनसे बातचीत वरुण की हुई है, लेकिन अभी तक जवाब मेनका ने नहीं दिया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मेनका भी अगर तुरंत सहमत होती हैं तो ये फैसला जल्द निकल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि गर्मियों के बाद लगभग जुलाई अगस्त के बीच में वरुण के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है। जो उनके करीबी सूत्र हैं ये साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि वरुण ने अब मन बना लिया है, वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जो वरुण को जिम्मेदारी दी जा रही है उसको लेकर के कितनी बातें क्लियर हो पाती हैं। इंतजार हमें करना होगा थोड़े से वक्त का। हो सकता है कि बातें जल्दी निकल के बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा होता है अक्षय, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट सियासी मायनों में देखने को मिलेगा। पीलीभीत से सांसद बीजेपी के नेता वरुण गांधी साथ आ सकते हैं। क्या राहुल गांधी के क्या साथ साथ दोनों भाई नजर आएंगे और क्या सोनिया और मेनका परिवार एक बार फिर से साथ होता हुआ सियासी पटल पर नजर आने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अक्षय। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी ने अखिलेश मायावती को फोन किया है। खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव को भी और मायावती को भी। दोनों को फोन करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता राहुल गांधी ने दिया है। इसके साथ ही जयंत चौधरी को भी न्योता दिया है राहुल गांधी ने। ब्रेक के बाद, क्योंकि 3 जनवरी से यूपी में यात्रा की शुरुआत होनी है, पहले कांग्रेस नेताओं ने तीनों से संपर्क किया, उसके बाद राहुल गांधी की बातचीत हुई और खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी ने
फोन किया और फोन करते हुए न्योता दिया अखिलेश यादव को और साथ ही मायावती को। इसके साथ ही जयंत चौधरी भी शामिल हो भारत जोड़ो यात्रा में, ये चाहते हैं राहुल गांधी। इधर लव जिहाद को लेकर प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया है कि अपने घरों में रखें हथियार। यह कहना है प्रज्ञा ठाकुर का, कुछ नहीं है तो चाकुओं को तेज धार देकर रखें। प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहा, लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान, अपने घरों में रखे हथियार, यह कहा प्रज्ञा ठाकुर ने। और अगर कुछ नहीं है तो चाकुओं की तेज धार करके रखी जाए। कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। तो लव जिहाद को लेकर प्रज्ञा ठाकुर का यह बयान, आइए इसके कुछ मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अखिलेश सोलंकी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही प्रमोद राघवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अखिलेश, आप ही के पास प्रज्ञा ठाकुर का ये जो बयान आया, सबसे पहले इसकी जरा भूमिका एक्सप्लेन कीजिए। कौन से कार्यक्रम में मौजूद थी, क्या उस वक्त उनका संबोधन चल रहा था कि वो ये कहती हैं कि अपने हथियार तैयार रखें, कम से कम कुछ नहीं तो चाकुओं की धार ही तेज कर लें, इसके मायने क्या समझे जाए? बिल्कुल, ये कार्यक्रम कर्नाटका के शिमोगा में था और जिस तरह से पूरा कार्यक्रम था, वहां पर साध्वी प्रज्ञा पहुंची और इसके पहले लव जिहाद पीड़िता के घर पहुंची थी, जहां से उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया था। उस भावना में उन्होंने लव जिहाद को लेकर अपना बयान भी दिया था कि लव जिहाद को रोकना होगा, हमारी बहन बेटियों को पहले संस्कृत करना पड़ेगा और साथ ही साथ हथियार जो हैं उनको भी धारदार करना होगा। खासतौर से अगर कुछ और नहीं कर सकते हो तो सब्जी काटने वाला जो चाकू है उसको भी तेज धार का आप कर सकते हो। इन्होंने ये बयान दिया है कर्नाटका में दिया है और कर्नाटका में भूमिका ये समझिए कि भले लव जिहाद को लेकर वो बात कर रही थी लेकिन चुनाव भी सामने है तो बाइपोलर करने की भी कोशिश है और साध्वी प्रज्ञा लगातार विवादित बयानों में बनी रहती हैं। इस वक्त हम उनके बंगले के बाहर ही हैं, भोपाल में मौजूद नहीं है, कर्नाटक में ही है वो। प्रमोद जी वहां से ज्यादा जानकारी देंगे किस तरह से चीजें हुई हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के जो बयान है हमेशा विवादास्पद रहे हैं। जी बिल्कुल, विवादास्पद बयान प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोई पहली बार नहीं है। प्रमोद और कर्नाटक में वो मौजूद थी जिस दौरान उनकी तरफ से बयान दिया गया। एक तो बयान जो उनकी तरफ से दिया गया उसके मायने क्या समझा सकते हैं आप, दूसरी तरफ अभी रिसेंटली चर्चा हो रही है ऐसे बहुत सारे मामलों को लेकर, जिसमें एक मामला है टुनिशा आत्महत्या मामला। क्या प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को किसी भी तरीके से इससे जोड़कर देखा जा सकता है? लव जिहाद का एंगल उसमें निकल रहा है। देखिए पूर्णिमा, मैं आपको सबसे पहले इस भाषण का बैकग्राउंड बता दूं। हिंदू जागरण वेदिका का कार्यक्रम था, शिवमोगा जिला है और यहाँ पर एक वार्षिक कार्यक्रम था। साउथ का पूरे जितने कार्यकर्ता थे वो शामिल हुए थे। और मैं बता दूं ये भाषण क्यों दिया गया, क्योंकि शिवमोगा में कुछ महीनों पहले ही हर्षा करके एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसमें भी लव जिहाद वाला मामला कहीं ना कहीं एंगल कहीं ना कहीं वो था। प्रज्ञा ठाकुर चूंकि पहले भी विवादित बयान देती रही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बात रखी है उन्होंने इस तौर पे रखी है कि अब बातें बदल गई हैं। आत्मरक्षा का जो अधिकार है, क्योंकि जिस तरीके से एक विशेष धर्म लव में लड़कियों को फंसाता है, ये उनका कहना है, और हिंदू धर्म भी लव करता है लेकिन वो भगवान से करता है, सन्यासी अपने भगवान से करता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। क्यों एक विशेष धर्म से बार बार ये घटनाएं देखने को मिलती है? जब ऐसी मिलती हैं तो अपनी आत्मरक्षा का अधिकार पूरी तरीके से जो है वो हर किसी के पास है और इसी आधार पर उन्होंने अपनी इस बात को रखा। हालांकि वो विवादित बयान देती है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आत्मरक्षा की बात कर रही है। और आत्मरक्षा में जरूरी उन्होंने जो चीजें सुझाव में दिए कि या तो आप अलग से कोई हथियार रखें, अगर आप एक सामान्य परिवार से आते हैं और अगर आप हथियार नहीं रख पाते हैं
तो आप जो घर में नॉर्मल जो सब्जी चाकू काटने वाले जो नॉर्मल सब्जी वाले जो हथियार होते हैं उनको धार कर रखें, ताकि कभी भी किसी भी टाइम पर लेकिन किसी भी मोड़ पर अगर कोई इस जरूरत बयान पड़ती के है। बाद क्योंकि जो जिस तरीके का इतिहास रहा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, वो इसी तरीके के बयान देती रही हैं। इस बयान में भी वो ये कहते हुए जोड़ती है कि पता नहीं कब मौका आ जाए, कब जरूरत पड़ जाए तो अपने पास आप हथियार रखें। लेकिन क्या इस बयान के बाद बीजेपी का कोई रिएक्शन अभी तक आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई बीजेपी का रिएक्शन नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, शिमोगा जो जिला है, यहाँ से कई बड़े लोग आते हैं। अगर कर्नाटक की राजनीति की हम बात करें तो बीएस येदियुरप्पा यहाँ से आते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है और बीजेपी की पहली बार कर्नाटक में सरकार लेके आए थे। गृह मंत्री जो है वो शिमोगा जिले से आते हैं, उनका भी घर वहीं पर है, आरगा ज्ञानेंद्र। तो ऐसे बड़े लोग वहां से आते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, क्योंकि आज कर्नाटक के जो सीएम है वो दिल्ली जा रहे हैं। कैबिनेट की बात होनी है, बहुत सारे मामलों में वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात होगी कि सीएम इस मामले में क्या रिएक्ट करते हैं, गृह मंत्री किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि कर्नाटका में महाराष्ट्र विवाद में लॉ एंड ऑर्डर की बात तो बहुत हो रही है। यहाँ पर अगर इस बयान से कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, क्योंकि शिमोगा बहुत सेंसिटिव प्लेस है, मैंगलुरु बहुत सेंसिटिव प्लेस है, यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी करने से निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक उकसावा भी मिलता है। तो ये इस बात को देखना होगा कि इसमें क्या पॉलिटिकल बयानबाजी निकल कर आती है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से कम कर्नाटक में से ऐसी कोई बात निकल कर आएगी। राष्ट्रीय स्तर पर देखने वाली बात होगी कि प्रज्ञा को लेकर क्या किस तरीके से क्या विपक्ष भी कोई हमलावर होता है या अपनी पार्टी से कोई उनकी कोई बयानबाजी या कोई रिएक्शन मिलता है। पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद राघवन, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर का रुख करेंगे गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा अमित शाह की तरफ से। दावा यह कि 2022 में बीजेपी को मिली जीत का पॉजिटिव असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यानी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का यह बड़ा बयान। हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो सबसे बड़ी जीत हासिल हुई, उसी को आधार बनाते हुए कहा अमित शाह ने कि इसका पॉजिटिव असर आने वाले लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया कि बीजेपी के ये जीत अब पूरे देश की राजनीतिक तस्वीर ही बदल देगी। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि गुजरात विजय का सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। और अब खबर नेपाल से है और आज का यह बड़ा डेवलपमेंट नेपाल में देखने को मिलेगा, जब आज प्रचंड समेत 8 लोग शपथ ग्रहण करने वाले हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम की शपथ लेंगे और पीएम के साथ ही 3 उप प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। नेकपा माओवादी से नारायण काजी उप प्रधानमंत्री, नेकपा एमाले से विष्णु पांडेल उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्र पार्टी से रवि लामिछने उप प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। जनमत पार्टी से अब्दुल खान मंत्री रहेंगे और नेकपा एमाले से ज्वाला कुमारी शाह मंत्री, नेकपा एमाले से दामोदर भंडारी मंत्री और नेकपा एमाले से ही राजेंद्र राय मंत्री रहेंगे। तो नेपाल में प्रचंड के साथ साथ 8 मंत्री आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिनके नाम हमने आपको बताया। ये बड़ा डेवलपमेंट नेपाल में आज देखने को मिलेगा। अब से थोड़ी ही देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, जब पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम की शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ साथ 3 उप प्रधानमंत्री भी शपथ लेने वाले हैं, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं। जो 3 उप प्रधानमंत्री रहेंगे उनका नाम आपको बता देते हैं। नेकपा माओवादी से नारायण काजी रहेंगे और नेकपा एमाले से विष्णु पांडेल और स्वतंत्र पार्टी से रवि लामिछने उप प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे जो कि आज शपथ ग्रहण करेंगे। जनमत पार्टी से अब्दुल खान मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नेकपा एमाले से ज्वाला कुमारी शाह शपथ लेंगे। नेकपा एमाले से ही दामोदर भंडारी मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और नेकपा एमाले से ही राजेंद्र राय मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो ये होगी प्रचंड की सरकार, जिसकी ये तस्वीर देखने को मिली है। पुष्प कमल दहल प्रचंड अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण करने वाले हैं और उनके साथ ही 8 मंत्री, जिसमें 3 उप प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे, वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। आज ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें पीएम प्रचंड के साथ साथ 8 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। तो नेपाल में 3 डेप्यूटी पीएम भी शपथ लेंगे उप प्रधानमंत्री के तौर पर। एक तरफ प्रचंड और उनके साथ
3 उप प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं, यानी कि नेपाल में 3 डेप्यूटी पीएम अब होंगे और उसके साथ ही कुछ मंत्री हैं जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ये प्रचंड की सरकार की तस्वीर शपथ ग्रहण के बाद आज देखने को मिलेगी। प्रशांत झा हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जरा तफसील से बताएं, शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर कैसी दिखेगी? प्रशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इस खबर पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन 8 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं और इसके साथ ही प्रचंड भी आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ ही 3 डेप्यूटी पीएम भी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईईडी मिला है। उधमपुर के बसंतगढ़ से इस आईडी को बरामद किया गया। आईडी मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर के बसंतगढ़ से बरामदगी हुई है। आईडी मिलने के बाद चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन उस इलाके में लगातार जारी है। आईडी मिलने के बाद और सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर का उधमपुर इलाका, उधमपुर के बसंतगढ़ से आईडी की बरामदगी हुई है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। उधमपुर के बसंतगढ़ से जहां पर आईडी को बरामद किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है और पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आ चुकी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद इस आईडी को डिफ्यूज किया गया। उधमपुर के बसंतगढ़ से आईडी बरामद और उसके बाद उसको डिफ्यूज किया गया और इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इसके साथ ही अलर्ट पर सुरक्षा बल इस बरामदगी के बाद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक विवादास्पद पत्र से खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया, जिसे कथित रूप से असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच की ओर से धर्म परिवर्तन के पैटर्न और राज्यों में चर्चों की संख्या के बारे में जानकारी मांगने के लिए जारी किया गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम नहीं चाहते चर्च का सर्वे हो, क्योंकि भावनाएं आहत हो सकती हैं। इस तरह की जानकारी नहीं मांगनी चाहिए, जैसे कि असम में कितने चर्च हैं, इसका किसी खास धार्मिक समुदाय की भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं और हम किसी भी चर्च पर या फिर किसी अन्य धार्मिक संस्थान पर कोई सर्वेक्षण नहीं चाहते हैं। संक्षेप में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि खुद को पत्र से पूरी तरीके से अलग रखता हूं। आपको यह भी बता दें कि विशेष शाखा के एसपी रैंक के अधिकारी की तरफ से 16 दिसंबर को एक कथित पत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से पिछले 1 साल में स्थापित किए गए नए चर्च की जानकारी और दूसरे डेटा जैसे कि आवंटित भूमि का विवरण देने के लिए कहा गया था, जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूरी बना ली है। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनें फुल चल रही हैं। विंटर वेकेशन के चलते तकरीबन हर रूट पर यात्रियों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज्यादा मारामारी की स्थिति गोवा, मुंबई, पुणे, जैसलमेर और उदयपुर रूट पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसलमेर जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। गोवा, मुंबई के लिए भी किराए की दरें अधिक हैं और मुंबई के लिए जयपुर से हर दिन 12 फ्लाइट्स हैं। इसके बावजूद किराया 20,000 रुपए से ज्यादा जा पहुंचा है। ट्रेनों में भी नो सीट के हालात बने हुए हैं। गिनी चुनी ट्रेनों में ही यात्रियों के लिए सीट उपलब्ध है।
वैष्णो देवी के भक्तों के लिए जम्मू तवी की ट्रेनों में तो रेलवे को बुकिंग बंद करनी पड़ी। हालांकि कुछ रूट की ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए, कुछ में अतिरिक्त ट्रेन चलाने की भी तैयारी की जा रही है। कर्नाटक में आईपीएस डॉक्टर अमर कुमार पांडे आज रिटायर होंगे। अमर कुमार पांडे डीजीपी होमगार्ड्स और फायर फोर्स पद से रिटायर होंगे। राष्ट्रपति पदक और सीएम गोल्ड मेडल से हो चुके हैं सम्मानित। 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं अमर कुमार पांडे। छत्तीसगढ़ सीएम हाउस को विश्वसनीयों की तलाश। मुख्यमंत्री हाउस में जल्द हो सकती है नए अफसरों की नियुक्ति। कुछ विश्वसनीय अफसरों की जल्द पोस्टिंग के भी कयास। उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद से साफ छवि के अफसरों की तलाश हो रही है। स्वच्छ छवि वाले अफसरों को सीएम सचिवालय में लाने की तैयारी। सौम्या की गिरफ्तारी से सरकार की इमेज को पहुंचा है धक्का। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला परिवहन घोटाले में सौम्या को गिरफ्तार किया। अब सरकार अच्छे अफसरों को सचिवालय में रखकर करेगी डैमेज कंट्रोल। छत्तीसगढ़ में बदल रहे कांग्रेस के समीकरण। कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने से बदले हैं समीकरण। अब पीएल पुनिया से टिकट की आस लगाए हुए नेता हुए किनारे। इधर कांग्रेस में अब नए सिरे से करनी पड़ेगी जद्दोजहद। सूत्रों की माने तो कुमारी शैलजा हैं सोनिया गांधी की करीबी। उन्हें इंप्रेस करने के लिए नेताओं को क्लीन रखना होगा अपना रिकॉर्ड। कांग्रेस के कई वर्तमान विधायकों के टिकट भी खतरे में। विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को खुद मॉनिटर करेंगी शैलजा। छत्तीसगढ़ में अब तक हाशिए पर पड़े नेता शैलजा में देख रहे हैं नई उम्मीद।